अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिन स्टोरीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश करते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ के दिल से तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरात आगे बढ़े। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी का मुजाहरा करते हुए ये पेशकश कबूल करेगी या नहीं, अपने पैनल की इस पर राय जानेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजारत दाखिला ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरख्वास्त पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मुकदमे में इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। वजारत दाखिला ने 4 इश्तिहारी मुलजिमान, जिनमें चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज, साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फरा शहजादी के पासपोर्ट मंसूख कर दिए हैं। क्या हुकूमत मलिक रियाज की हवालगी के लिए भी मुत्तहिदा अरब अमारात से रब्ते कर रही है? इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी इमदाद की बंदिश पर दफ्तर खारजा ने रद्द अमल दिया है। वो क्या रद्द अमल है और इसके साथ साथ क्या इमदादी प्रोग्राम दफ्तर खारजा की कोशिश से दोबारा शुरू हो जाएंगे? अपने पैनल की राय इस पर जानने की हम कोशिश करेंगे। आज की डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। करा देती हूँ, मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और इसार राना साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, अदालती कमीशन नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कह दिया है। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की ऑप्शन उन्होंने दी है। कह रहे हैं कि सिद्के दिल से चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें। आपको लगता है ये ऑप्शन, ये पेशकश कबूल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, तहरीक इंसाफ ने तो उसको जो है बग़ैर मुतलका जो है वो करार दिया है प्राइम मिनिस्टर के बयान को, और प्राइम मिनिस्टर की ने एक पुरानी बात कर दी है। यानी कि वो ऑलरेडी 2 दिन पहले जो मुज़ाकराती कमेटी थी, जब उसने स्पीकर को रिपोर्ट पेश की थी, तो वो उसमें सबको पता चल गया था कि पार्लियामेंट एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से। तो प्राइम मिनिस्टर को एक स्टेप आगे जाके बात करनी चाहिए थी, वरना गैर ज़रूरी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की ये बात है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, आप ये समझते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप एक कोशिश करते, आप जो है अपोजिशन को आप मुलाकात के लिए भी बुला सकते थे। बैठ के बात करने में तो कोई हर्ज नहीं था। मुल्क की अपोजिशन है, पार्लियामेंट के अंदर तो आपकी मुलाकात हो जाती है। बेशक उनका रवैया जिस तरह से भी हो, वो बेशक एहतजाज की सियासत करते हैं या वो एलिगेशन जो इल्ज़ाम लगाते हैं या वो फिर उनके ऊपर जो है वो आवाज़ें कसते हैं, लेकिन बहरहाल बतौर प्राइम मिनिस्टर उनको एक मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। उनको तहरीक इंसाफ को एक सीरियस मोड पर लेके जाना चाहिए था बातचीत को, ताकि कोई मामलात आगे बढ़ने का कोई हल निकल सकता है। अब तो दोनों तरफ जिसे कहते हैं कि नो लिफ्ट का बोर्ड लगा है। जो प्राइम मिनिस्टर की पेशकश है वो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को किसी सूरत काबिल कबूल तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि पार्लियामानी कमेटी ने क्या कर लेना। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक माजी का हवाला दिया कि इमरान खान ने भी एक कमेटी बनाई थी, वो 2018 के इलेक्शन की जो है वो कर ले, छानबीन कर ले, और जो हमारी पार्लियामानी कमेटी है अब वो मौजूदा 8 फरवरी के इलेक्शन की जो है वो कर ले। अब देख, इससे तो मसला हल नहीं होना। तहरीक इंसाफ अगर जल्द से जुलूस करके फिर एक दफ़ा सड़कें गर्म करेगी, या हो सकता है कि वो ना कर सके उस तरह से जिस तरह से वो ख्याल कर रहे हैं, जिस तरह से वो 26 नवंबर तक ये कर चुके हैं। तो अगर वो करने में कामयाब हो गए तो हुकूमत ने फिर भी तो एक एफर्ट करनी है, फिर उनको कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात की टेबल पे लाएं, ताकि मुल्क के अंदर जो सियासी तो वो एफर्ट जो बाद में करनी है वो हुकूमत को सीरियस एफर्ट अभी कर लेनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, कहा यह जा रहा है कि वुकला से मुशावरत की गई है। वो कह रहे हैं जो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उस पर जुडिशल कमीशन तो नहीं बन सकता, हाँ पार्लियामानी कमेटी तश्कील हो सकती है। ये जो ऑप्शन दिया है वज़ीर आज़म ने, किस कदर संजीदा ऑप्शन है ये? बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जिस आदिल से बात करें, मैं काफ़ी हद तक इस बात मुतफिक हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, और इसके साथ वो बाउंड है कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और फिर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर होंगी। सो अगर उनकी डिमांड है, आपने एक तो मुझे बताइए कि 10 दिन में आपने क्या सोचा? आपको चाहिए था कि 28 के बजाय आप जब 22-23 को डिसाइड किया तो इमीडिएट 2-3 दिन में डिसाइड कर लें। और उसके बाद सोचने की बात ये है कि अगर आप कमीशन नहीं बना, जुडिशल कमीशन नहीं बनाए जाते, एटलीस्ट आप चले ये कहते हैं कि हम 26 नवंबर का
हम बना देते हैं। और हमारी ये 5-6 कंडीशंस हैं कि हम चीफ जस्टिस जिसको बनाएंगे पीटी एक्सेप्ट करेगी, जो रिकमेंडेशन होंगी पीटी एक्सेप्ट करेगी, देन वी आर रेडी टू डू इट। जो कि मोस्ट लाइकली पीटी ने फिर भी नहीं माना था और आपकी बात रह जाती। सेकेंड है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर जब जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर 2014 का भी बनाएं, उसके बाद 2018 का भी बनाएं। तो आप मतलब मैं खुद ब खुद ऐसी बातें करेंगे, ये ना किया जाए। कहना भी कि मैं तैयार हूँ, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, और साथ आपने भी दरमियान में ऐसी चीज़ लगा दें कि जिससे मुलाकात ना हो। सो आई थिंक ये सोचना चाहिए, और पीटीए की बहुत बड़ी गलती है, इस पर कोई डाउट नहीं है। यू कैनॉट से कि जी हमने मुज़ाकरात बंद कर दिए कि हमने ये कंडीशन होगी तो हम मानेंगे, फिर मुज़ाकरात किस बात पे? ये जब आपका पॉइंट आपने दिया था, उसके बाद आप किसी साथ बैठते इसको डिस्कस करते, हो सकता है वो कोई लीनियंट एक्शन लेते, आपने इमीडिएटली कह दीजिए इसके बगैर तुम बैठेंगे नहीं। तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ की टीम करने के लिए बैठी थी? बहुत बड़ी गलती है ये, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गया। आप अभी गलतफहमी में एक और लाहौर में याद करें पाकिस्तान जलसा करेंगे और ये करेंगे, फिर वही बात होगी, फिर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, आपके और लोगों को बेचारों को केसेस करेंगे। तो बी वेरी केयरफुल। यू अब जब मुज़ाकरात के लिए आपने 2 पॉइंट दिए हैं तो वो फिर डिस्कस होंगे ना, आपकी मीटिंग में जब बैठेंगे वो टीम आएगी, वो कहेगी इसका हमारे पास ये हल है, दिस इज आंसर वी हैव। जब दोनों चीजें आप नहीं मान रहे फिर कौन सी मुज़ाकरात करें? सो द फॉल्ट लाई बेसिकली विद पीटीआई। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए था? एसआर साहब, आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने पेशकश की है, उन्होंने ऑफ़र किया है कि हम पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे सकते हैं, लेकिन अदालती कमीशन जो मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नहीं हो सकता। लेकिन सिद्क़ के दिल से चाहता हूँ कि मुज़ाकरात आगे बढ़े। आपको लगता है कि इसमें उनकी विलिंगनेस शामिल है? निकल गया लकीर सीखने वाली बात है कि जी अब हम आपको यूं कहते हैं, जब टाइम होता है तब आप कुछ करते नहीं है, जब वक्त गुजर जाता है तो आपको याद आता है कि हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर आप इतने मुखलिस होते तो चले आप कमीशन नहीं बना सकते थे तो आप पहले उन्हें बता देते कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, तब तो आप खामोश रहे। तब आप कहते रहे कि जब तक टाइम पूरा नहीं होगा हम यूं नहीं करेंगे, टाइम पूरा नहीं होगा हम यूं नहीं करेंगे। अब आपको याद आ गया कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हुकूमत और पीटीआई दोनों मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं है, ये दोनों अपना वक्त गुजार रहे हैं, मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, पीटीआई के मामलात कहीं और चल रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ उन्होंने रखा हुआ है एक शो पीस के तौर पे कि जी डेमोक्रेसी का चेहरा जो है वो ज्यादा दागदार ना हो। अच्छा, और ये सामने अगर मुज़ाकरात अगर कहीं और हो रहे हैं, मुज़ाकरात बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, तो उसके नताइज कब तक हमें नजर आएंगे? अच्छा, उसमें तो देखे ना, ये कोई चूंकि 2 बच्चों की तो लड़ाई है नहीं कि सुलह माफ करो खत्म हो जाएगी बात, ठीक है ना। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें नो में खड़ा है, इसमें एक्सटेंशंस खड़ी हैं, इसमें जब क्या कहते हैं किसी ने आपको हेल्प लेना था तो उसके रास्ते में बहुत कुछ हो रहा था। ये कोई एक ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल छोटा सा मामला है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इतनी आसानी से हल नहीं होंगी। फिर दोनों ही 9 मई पे आना की एक दीवार है जो टूटने पे तैयार नहीं है। इमरान खान एक स्टेप पीछे नहीं हो रहे, एस्टेब्लिशमेंट भी एक स्टेप पीछे नहीं हो रही। तो इसमें इतना आसान नहीं है कि कोई चीज जाके कहीं बैठ जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बैठनी तो चाहिए। आखिर कब तक हम ये 9 मई की दीवार से सर करके फाड़ते रहेंगे एक दूसरे का सर? इससे आगे निकलना चाहिए। हमें 9 मई ने क्या दिया है पूरी दुनिया में? एक ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें हम हर रोज एक ही चीज देखते हैं कि अदम इस्तेकाम। तो इसमें तो हमें सबको सोचना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि इस्तेकाम की तरफ बढ़े तो फिर खुले दिल से कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है, इसको दुनिया की कोई ताकत निगेट नहीं कर सकती। पीटीआई एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इसको भी आप निगेट नहीं कर सकते। तो जो 2 बड़ी कुव्वतें हैं, अगर ये आपस में तो अपने एक-एक कदम पीछे चले जाएं, ये एक-एक कदम आगे आ जाएं, तो मामला सुलझ सकता है। पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त ऐसी क़यादत की जो पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करे। बिल्कुल ये लोग तो नाकाम हो गए, मजबूरी जिस तरह है से इसार साहब भी बात कर रहे हैं, जो मुल्क की सिचुएशन है, किसी का फ्रंट फुट पे आ जाना और किसी का बैक फुट पे हो जाना मुल्की मफाद के लिए, आपको लगता है कि वाकई नागुज़ीर है?
देखिए बिल्कुल मामला चाहिए, ताल्लुकात एक दूसरे के साथ अच्छे होने चाहिए, लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने रवैये में तब्दीली करनी है ना। एक तरफ तो आप जमहूरियत का लाप लाप रहे हैं, आप कहते हैं कि जी हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं, आप कहते हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ भी बनाते हैं, उसकी क़यादत को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उसके ख़िलाफ़ कंपेन भी चलाते हैं, और फिर आप जो है बातचीत भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। तो फिर आप अपना दौरा म्यार ख़त्म करें ना। आप सीधी सीधी बात करें कि जनाब हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और जो इस्टेब्लिशमेंट हमें रास्ता दिखाएगी हम मान लेंगे। तो फिर आप एक तरफ कहते हैं कि हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप जो है वो उसी तरह का रवैया जो है वो अपनाए हुए हैं। तो जब तक तहरीक इंसाफ के रवैये में तब्दीली नहीं होगी तो कुछ भी तब्दील नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को तो ये पता है कि पॉपुलरिटी, बेशक वो सियासी जमात बहुत पॉपुलर जमात है, लेकिन आपको पता है कि पावर कॉरिडोर में जाने के लिए, दाखिले के लिए किन लवाजमात की ज़रूरत होती है। तो तहरीक इंसाफ खुद 2018 में इसी रास्ते से इक़्तिदार में आई थी। अब क्यों उस सारे मामले को वो भूल गई है? अभी भी तो वो यही बात कर रही है कि हमने उनसे बात करनी है जिनके पास सब कुछ है। तो जिनके पास सब कुछ है तो फिर उनको क्यों आप टारगेट करते हैं? आप हर दफ़ा उनको टीज करते हैं और फिर आप हर दफ़ा हम बातचीत के लिए उन्हीं की दरवाजे की तरफ देखते हैं कि वो कब खुलेगा और कब ये इनको एंट्री मिलेगी अंदर। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने रवैये में तब्दीली करें। जब आप अपने रवैये में तब्दीली शो करेंगे, आप खामोशी इख्तियार करेंगे, आप अपना जो बाहर से चलने वाला जो एक सोशल मीडिया नेटवर्क है उसको जब तक खामोश नहीं करेंगे, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे। अच्छा आदिल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं उनके बारे में गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि बैकडोर कोई, जी इसार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये आदिल के लिए कहना चाह रहा था, छोटा भाई है, इसके बाल मुझसे ज्यादा सफेद है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा एनआरओ है जिसमें एनआरओ देने वाले ये कह रहे हैं कि हाथ हौला कर दो सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं समझ रहा ये कौन सा एनआरओ ले रहा है कोई बंदा जिसे लोग कह रहे हैं कि यार तुम खामोश हो जाओ खुदा का वास्ता है, और एनआरओ भी वही ले रहा है। मैंने कहा ये अपना भाई है छोटा, लेकिन चले इसके सफेद बाल है तो चले, मैंने कहा थोड़ा सा मैं बीच में रुश्ता दूं। चले ठीक है। आदिल साहब क्या इसार साहब, फिर ये कैसी पॉपुलैरिटी है जो आप इतने पॉपुलर सियासी जमात, इतनी बड़ी सियासी जमात है, फिर वो क्यों तरले मार रही है? उसको भी तरले नहीं मारने चाहिए ना। अगर आपके ख्याल में एनआरओ नहीं है, दोनों एक दूसरे से आपके ख्याल में एनआरओ मांग रहे हैं। भाई आपको पता है मुल्क 70 साल से 75 साल से जिस तरह से जिन हालात में चलता आया, चले जाओ आप कहने में किसी और जगह चले जाओ, ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने तो कोई तरला नहीं मारा। ये तो हुकूमत तरले मार रही है कि आप बनी गाला चले जाएं, आप फला जगह चले जाएं, आप वहां चले जाएं, हम ऐसे कर देते हैं, खुदा का वास्ता साड़ी जान छड़ दो। उसका तो ऑन रिकॉर्ड एक भी दफा भी नहीं है कि मुझे रिहा कर दो या मेरे केसेस खत्म कर दो। वो तो ये कहता है कि अदालतों से केसेस खत्म होंगे और करवाऊंगा, वो तो नहीं ना मांग रहे हैं ना। इसार साहब चले इस पे हम दोबारा बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब बड़े खामोश हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने दोनों तरफ की बातें सुन ली हैं, आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी दोनों पार्टियों की, ये तो मिसला के तड़ी लगा रहे हो। देखिए बात यह है कि अगर पहली मीटिंग में ही दोनों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन एक दूसरे को दे देते, द थिंग्स आर बीन मच बेटर। दोनों ने नहीं, गवर्नमेंट भी कह सकती थी कि जी आप तो हम आपके मायने, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे मायने केसेस के जी को हम रहा कर देंगे, बाकियों के लिए हम एक्सपेडाइट केसेस करवा देंगे, उसके बाद हम आपको अननेसेसरी हरासमेंट नहीं करेंगे, हम आपको जगह देंगे जहाँ भी आपने जल्द से करने वहाँ हम आपको अलाउ कर देंगे। पीटीए कुड हैव आल्सो सेड कि ठीक है जी, इस दौरान जो 1 महीने के लिए का टाइम है इसमें हम ट्रोलिंग नहीं करेंगे, एस्टेब्लिश के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम अननेसेसरी जल्द से डी चौक की तरफ नहीं आएंगे, हम भी प्रोवोकेटिव एक्ट मान लेंगे। इससे माहौल साजगार होता। मैं यही कहता हूँ, जब 2 कंपनियां बनती हैं, इनकी सिलेक्शन के लिए बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स वाले एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन को होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं देखा था। नंबर 2, उसके बाद अभी भी वक्त था कि आप देखें ना, सही बात है कि आप अगर ट्रॉलिंग में बार बार एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ हैं, आप सलाफाज के खिलाफ बात करते हैं, जो कि मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है, इसको आपने कहीं कम किया। आप बात भी वही बात करते हैं, हम अगर आप मुज़ाकरा चाह रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने जो 2 पॉइंट दिए थे, आप 4 पॉइंट डाल लेते और डालते।
कि जी हमें इसके लिए आइंदा हमें जलसों के लिए ऐसी जगह में हमें चाहिए, हमें हरासमेंट नहीं की जाएगी, हमें और आपने जो जुडिशियल केसेस की बात कीजिए, हमारे कैदियों को और रिहा इजी टाइम दिया जाएगा। ये 100 चीज़ें हम डाल देते और फिर निगोशिएट करते। आपकी 70% 60% बातें मान ली जाती, जो बट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। लेकिन आपने एक 2 पॉइंट दे के आपने डायलॉग ही खत्म कर दिया। आपने मौका ही नहीं दिया कि बैठ के वो बात करें। वो शायद आपके लिए कोई ऑप्शन लेकर आ रहे होते कि आपने मौका दिया। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते, मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। इसार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें, ठीक है वो तरले नहीं कर रहे, तरले अपेरेंटली कोई और कर रहा है, लेकिन फ़ायदा तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना निकलवाना चाहिए था ना। इस फ़ायदे के लिए अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने रवैये में ले आते तो क्या ये गलत था, मुज़ायका था इसमें कोई? इसार साहब। जी जी, देखिए बात ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी तो वो दिखा रहे हैं। उनके मुतालबात कहाँ से शुरू हुए थे? 8 फरवरी माने, फिर वो ये, फिर आहिस्ता 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 वो अपने सारे मुतालबात से विड्रॉ करते चले गए। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखा रहे हैं। अभी बैरिस्टर गौहर जब मिले हैं इमरान खान को जाके, तो उन्होंने यही कहा है कि जरा आप अपने पीठ पे और इस पे जरा हाथ हौला कर दें। और काफी दिनों से आप देख रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है और नहीं होना भी नहीं चाहिए। मैं तो अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ, जिन पे हमले करते हैं, मैं उन पे 100 बार लानत भेजता हूँ। मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं ये चंद यूट्यूबर, ये सोशल मीडिया वालों से खौफजदा नहीं हूँ कि वो हमारी रियासत से या हमारे इदारों से ज्यादा तगड़े हैं। मैं तो उन्हें जूते की नोक पे रखता हूँ। अगर अच्छा सर साहब, अब चले हम मान लेते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो फिर अगला लाहे अमल अब क्या हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? कुछ प्लान बी उन्होंने बनाया हुआ है? देखिए मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, मुज़ाकरात होंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मुज़ाकरात होंगे, इन्हीं के दरमियान होंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद होंगे। वो जो शायद अमजद इस्लाम अमजद का है ना, मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत बाद में होगी, तो मोहब्बत बाद में होगी। ये अभी 8 फरवरी को पीटीआई अपना पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा कर ले, एहतजाज, ये वो लोगों को मोबिलाइज, वर्कर को, वो इस माहौल में मुज़ाकरात कैसे करें? एक वो मुज़ाकरात कर रहे हो, एक तरफ हुकूमत को गालियां दे रहे हो 8 फरवरी को, तो हो नहीं सकते। इसलिए डिले हो गया है। ये थोड़ा वक्त गुजर जाए, फिर वापस आएंगे, फिर मुज़ाकरात होंगे। और लेकिन आदिल साहब, दूसरी तरफ से अगर कह दिया गया मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, फिर क्या होगा? कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं, कितना दुश्वार है पानी पे इबारत लिखना, एक ही शख्स से 2 बार मोहब्बत करना। हो जाती है, 2 बार भी मोहब्बत हो जाती है, कोई बात नहीं, मोहब्बत रंग बदल लेती है। अच्छा चलिए आदिल साहब बैठे हुए कहेंगे ना बच्चों को, अच्छे बच्चों की तरह मोहब्बत कर ले, तो वो कर लेंगे। ठीक है आदिल साहब। देखिए, बातचीत से ही बात जो है वो रास्ता निकलना है। अब वो आज निकल आए, कल निकल आए, एक हफ्ते बाद निकल आए, हुकूमत को भी इस चीज़ को समझना है और तरीके। अच्छा, आपको लगता है 31 जनवरी की डेडलाइन दी है हुकूमत ने, ये इसको पोस्टपोन करेंगे? मेरा ख्याल है कि कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सटेंशन है। बातचीत अगर डेडलॉक का शिकार है तो वो फिर किसी टाइम पर जो है वो दोबारा बहाल हो सकती है। लेकिन मैं ये बेस्ट ऑप्शन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर को खुद इसमें अपना जो है वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए था, कोई रास्ता बनना चाहिए था। आप उनको क्यों मौका दे रहे हैं कि वो फिर दोबारा सड़कों पर आकर जो है उसी तरह से एहतजाज की सियासत करें? यकीनी तौर पर 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ को भी बहुत सारा कुछ सोचना है। सड़कों की सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा तो कोई नहीं हुआ। कर पाएगा कि नहीं? देखिए, फायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से वो अपने कारकुन को मोबिलाइज कर सकते हैं या एक बयानिया बनाने में कामयाब होते हैं, उसमें तो उनका कोई सानी नहीं है। वो हर दफा एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि जिससे लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ, उनकी जो पार्टी है उसमें फिर एक दफा जान पड़ गई है। वो चाहे गलत बयानिया हो, चाहे वो किसी ठीक बात पर हो, तो तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी तो है। और उनका कारकुन, उसमें जो सबसे बड़ी खूबी उनके कारकुन की है कि वो उनकी हर बात पे यकीन भी कर लेता है कि हाँ जी ये इसी तरह होगा जैसे इमरान खान कह रहा है या जैसे पार्टी ने बयानिया बनाया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज तो वही है
कि बातचीत से रास्ता निकाल लेंगे तो बेहतर है, वरना कब तक ये जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झड़ाई नोक झोंक जो है वो जारी रहेगी। चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, आप चाहते हैं कि सियासी इस्तेकाम हो, आप चाहते हैं कि सरमायाकारी हो, तो वो बातचीत से ही हल निकलना है। एक दूसरे का दस्तो गिरबान जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बातचीत से हल निकलेगा। ब्रिगेडियर साहब, आपको भी लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं अभी वक्फा एक आया है, लेकिन मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकलेगा और ये आगे प्रोलॉन्ग करेंगे? देखें, जो भी आपने लड़ाई करनी हो, जितने जुलूस निकालने हो, जितने को बुरा भला कहना हो, दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, उसके बाद वियतनाम वॉर हुई है, जितने भी देख लें, एवरीबॉडी अल्टीमेटली सिट अक्रॉस द टेबल और उसको बैठ के हल करते हैं। इसलिए मुज़ाकरात होने चाहिए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हमेशा कहता हूँ, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट डायलॉग। आप कहीं ना कहीं इतना मौका दें कि अपोजिशन आके आपके साथ बैठ जाए एंड देन इसका कहीं ना कहीं लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं। अभी पीटीए, मुझे यकीन है अभी ये पंजाब का रुख करेंगे, वहाँ जाके ये करेंगे, कोई जल्द से कोशिश करेंगे, फिर वही बदमज़गी होगी, वही लोग कारकुनों बेचारे जिनके पहले केपीके वालों की तबाही होगी, गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, और अरेस्ट हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, दे लूज हार्ट। इसी तरह पंजाब में होगा तो यू गेन नथिंग। आप दिन अपने लोगों को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उनको थका रहे हैं, और जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएंगे। और पीटीए में पंजाब में बहुत कोशिश कर रही है, वहाँ प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। लाइकवाइज आपने एक भी प्रोजेक्ट केपीके में नहीं किया जिस पर आप ये कहें देखें हमने अपने आवाम के लिए 4 प्रोजेक्ट किए, नॉट अ सिंगल वन। तो ये लड़ाई झगड़े में आपने ये 1.5 साल निकाल दिया। लिहाजा कॉन्सुलेट 1 साल के लिए आप थोड़ी सी खामोशी करें, आप मुज़ाकरात करें, गेन वट एवर यू कैन गेन, उसमें अपने आप को बिल्ड करें, काम करें केपीके में, पंजाब में अपने को और डेवलप करें, ठीक करें कामों को, लोगों को मोबिलाइज करें, लोगों का मोराल डालो। पंजाब में लोग नहीं निकल रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है वैसे जो आप बता रहे हैं। आई विश कि ये हो जाए, बल्कि वी विश कि ऐसा हो। इसार साहब, वज़ीर आज़म साहब ने 2018 की तरफ भी इशारा दिया है। वो कह रहे हैं कि तब भी जुडिशल कमीशन तो नहीं, पार्लिमानी कमेटी का कहा था इमरान खान साहब ने कि बनाई जाए। तो क्या 2018 के इलेक्शंस भी धांधली ज़दा थे? नहीं, पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन जिसे आप कहती हैं, कोई एक तो बता दें। लोग कहते हैं जी कतर का इलेक्शन फेयर हुआ, वो भी नहीं हुआ। वहां पे जो है क्या कहते हैं, मुजीब ने जबरदस्ती धांधली और पता नहीं क्या क्या जुल्म सितम किए। पाकिस्तान का एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसे हम फेयर कह सके। एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जो आवाम के वोटों से तय हुआ हो कि अगले 5 साल हुकूमत किसने बनानी है। तो आप 18 की क्यों बात कर रहे हैं? जरदारी साहब ने तो 13 के इलेक्शन का भी कहा था कि ये आरोज का इलेक्शन है। आसिफ अली जरदारी ने कहा था, वो ये कोई पहली दफा हो रहा है। और अगर आपने यही तहकीकात करनी है कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठकर 1818 का इलेक्शन कौन जीता, तो फिर 1990 से शुरू करें ना, जब जनरल्स को कोठियां के दी गई, BMW गाड़ियों की चाबियां दी गई, जब उनके जरिए आपने सारा कुछ किया, एक आमिर को आपने रूहानी बाप अपना करार दिया, तो वहां से शुरू कर लें अगर पूरी तरह सफाई करनी है तो। और ये खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को अब कितना, अब वो चीन ने डीप सीक के पता नहीं क्या बना लिया टेक्नोलॉजी। दुनिया में कहीं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें और इसार साहब, अगर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हो, निगोशिएशन चल रही हो, तो मामला तब खत्म होता है जब माजी को छोड़ के आप हाल की सिचुएशन पे बात करें और चीजों को हल करने की तरफ निकलें। देखें, मैंने तो यही देखा है कि जब खानदानों में भी सुलह होती है ना, तो ये अचानक कोई मामू उठ के कहते ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ने ना 4 साल पहले मैंने सलाम नहीं किया सी, चलो जी सारे मुज़ाकरात बढ़ गए। ठीक है, दिल बड़ा करना पड़ता है मुज़ाकरात के लिए, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ माफ करना पड़ता है, कुछ भूलना पड़ता है। लेकिन अगर आप संजीदा हो मुज़ाकरात में, और अगर आप संजीदा नहीं है, तो आप किसी भी बात पे वो करके देखें ना, कमेटी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मुज़ाकरात की कामयाबी चाहिए तो फिर दिल बड़ा करना है, माजी की बातों को भूल के ये जो अब प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हल करने की ज़रूरत है, और दोनों जानिब से संजीदगी का मुजाहरा जो है वो बड़ी वक्त की अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम नैब के हवाले से बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मुकदमे में जो इश्तहारी मुल्जिमान थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हुई है जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। नैब की दरख्वास्त पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मुकदमे में जो इश्तिहारी मुल्जिमान थे उनके खिलाफ कार्रवाइयों का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया और जो 4 इश्तिहारी मुल्जिमान थे उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए हैं। उनमें चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फराज शहजादी शामिल हैं। आदिल साहब, ये अब कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। इससे पहले हमने देखा है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला आया है उसके तहत सज़ाएँ भी हो गई हैं। अब इन लोगों के पासपोर्ट्स भी मनसूख कर दिए गए हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को और क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं इनका? देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शहजाद अकबर का और फ़राग होगी का जो है बड़ा अहम किरदार रहा है। और मलिक रियाज के हवाले से बेशक इमरान खान या उनकी पार्टी जो मर्ज़ी मौक़िफ़ अपनाए, लेकिन वो एक बहुत ज़िम्मेदार शख्स, जब जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनका कहना था कि नाश्ते की टेबल पे सबसे ज़्यादा पहले जो जिस शख्स से बात होती थी वो मलिक रियाज और इमरान खान के दरमियान में होती थी। तो जितना मर्जी डनायल आप पेश कर दें, एक जो है वो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मामला तो है। अब जहाँ तक मामला ये पासपोर्ट मनसूख किए गए, उससे मूवमेंट तो उनकी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या यूएई गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पे मलिक रियाज को जो है वो उनके हवाले करेगी या नहीं करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें मामला है। क्योंकि वो एक बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई के अंदर की है, उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर लॉन्च की है। तो अब उसके बाद देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक चीज़ों को मनवाने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि हम तो यूएई से हमेशा जो है कर्जा मांगने के लिए जाते हैं या कर्जा रीशेड्यूल करवाने के लिए जाते हैं। हम उनके हुक्मरानों के साथ जब भी मिलते हैं तो हमारे नंबर 1 प्रायोरिटी यही होती है। अब देखते हैं कि हुकूमत कितना जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकती है यूएई के साथ। गो के ताल्लुकात जो है मौजूदा हुकूमत के भी बहुत अच्छे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत अच्छे हैं, और जो पीपल्स पार्टी है उनके भी हमेशा ताल्लुकात यूएई के साथ अच्छे रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से मामला हुकूमत लेके चलती करना तो है। जाहिर सी बात है, अगर आपने इमरान खान को सज़ा दी है तो बाकी जिम्मेदारान को भी जो है वो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उनको लाना चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए, ताकि जो ये मामला है ये अपने हतमी अंजाम तक पहुँचे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि यूएई गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ ताउन करेगी हवालगी के हवाले से मलिक रियाज की? देखें, अगर उन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, बाय डिज़ाइन इन्वेस्टमेंट किया सऊदी दुबई में, ताकि वहाँ की हुकूमत इनको वहाँ से ना एक्सट्राडाइट कर सके, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया बहुत बड़ा, जिसमें मेरे आई एम श्योर कि पाकिस्तानियों की और दुबई की जो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट होगी इसके अंदर। लेकिन एक कोई शक नहीं है कि मलिक साहब ने बहुत ज़मीनों पर कब्जे किए और सरकारी ज़मीनें लेके उनको पौड़ियों को पाए, उनके पैसे जमा करा के और ज़मीनें लिए हैं। और इंक्वायरी जो हुई थी नैब में इसी केस के अंदर, जिसमें $460 बिलियन इन पर डाले गए थे, ये जो नैब ने वर्किंग की थी वो आई थिंक 1500 या 1800 अरब की थी। और सोचे समझे बैद जो थे उस वक्त चीफ जस्टिस, उन्होंने इनको 460 कर दी थी, जो कि बहुत ही अनफेयर था। और उसके बाद फिर जाहिर है कि ये जो 109 ये 65 या 70 बिलियन रुपीस थे, ये भी उन्होंने एक तरीके से करके जो एक वो गलत पैसा गया हुआ था वहाँ, इलीगल पैसा था, उसको उन्होंने लेजिटिमाइज करके और इनका कर्जा 460 से उतार दिया, जो बेसिकली ऐसे ये इससे हुकूमत को खजाने को $70 बिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा था। तो हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल जो जो इन्वॉल्व हैं उनको लेकर आएँ। आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो क्रॉस सपोर्ट करें, पकड़ें, सबको लाएं। मैं तो कहता हूँ और भी इसने किया है, उनको पकड़ें, पैसा रिकवर करें। नैब का असल में जो पहला काम था वो बदल दिया है, था रिकवरी ऑफ मनी, वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन। वॉलंटरी रिटर्न में ये था आपने 10 करोड़ लूटा, 10 करोड़ वापस कर दें, आपको इल्जाम नहीं है, ठीक है, कम से कम हुकूमत को पैसा मिल गया। प्ली बार्गेन में था कि पैसा भी वापस करें और आप फिर आइंदा के लिए आप गिल्टी हो जाएंगे, तो ये बाद में गलत कर दी। आई थिंक नैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी पहले की रिकवरी ऑफ मनी। ठीक है, और नैब अब इस केस में भी खासा मुतहरिक नजर आ रहा है। सर साहब, दूसरी तरफ हमने देखा कि जब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आया और फिर मलिक रियाज का भी नाम उसमें आया, तो इन्होंने भी अपने एक्स पे ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मेरे पास बड़े राज दफन है मेरे सीने में, और वक्त आने पर मैं वो सारे राज जो है वो अफशा कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस गंदा के अंदर रियासती तो साफियों ने भी वशनान की है।
और माशाल्लाह बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस गंगा के अंदर नहाते रहे। लेकिन सवाल ये है कि अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, बिल्कुल कि पैसा जो लूटा से मोस्ट रिसेंट, उस पे तो बिल्कुल खामोशी है। क्यों खामोशी है? और पिछले 10-15 सालों में 30 अरब डॉलर के करीब हमने आईपीपीज को खामोशी से दे दिए। उस पे क्यों खामोशी है? उस पे क्यों शोर मचा हुआ है? जो पैसे पाकिस्तान आ गए, उस पे क्यों शोर मचा है कि ये पाकिस्तान आ गए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और जो ये पाकिस्तान से बाहर चले गए वो जुर्म नहीं है। उसमें से किसी बंदे को नहीं, इन्होंने बाहर फ्लैट्स बना लिए, उनको नहीं पूछा जाएगा कि ये 80 मिलियन पाउंड की जगह आपको 180 मिलियन पाउंड क्यों दिए अभी फ्लैट के। या क्या कहते हैं, बिलावल हाउस हुआ। ठीक है सर साहब, कुछ आवाज़ का इशू आ रहा है, इसको हम ठीक करते हैं। तब तक आदिल साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं। आदिल साहब, जिस तरह से सार साहब बात कर रहे हैं कि अगर एहतसाब हो रहा है तो फिर एहतसाब तो सबका होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मलिक रियाज का जो है वो हर दौर में एक किरदार रहा है। 2014 के धरने के अंदर भी उनका किरदार था। वो फंडिंग उनकी मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ लोगों को होती रही है। मुख्तलिफ सियासतदानों के वो पस पर्दा बहुत सारे मामलात जो सियासतदानों के दरमियान भी होते थे, हुकूमतों के दरमियान भी होते थे, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी होते थे। उनका रोल हमेशा जो है वो उनके साथ रहा है। इस वक्त उनका चूँकि मामला टकराव यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो इसका देखते हैं कि अब कहाँ तक मंतकी अंजाम तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। और जो मलिक रियाज की तरफ से धमकियाँ दी जा रही है तो वो इतना आसान नहीं है। वो उस बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो उनके अपने गले की हड्डी बन सकते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो सिर्फ धमकियां दे रहे हैं वो इस तरह का कोई हरकत करेंगे, क्योंकि आप देखें ना, एक तारीख भरी पड़ी है मलिक रियाज के कारनामों से। सिर्फ जमीनों पे कब्जे नहीं है, वो हर चीज में मुलव्वस रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जायज नाजायज हर चीज के अंदर उनका जो है वो नाम आता है। तो आप देखते हैं हुकूमतों को गिराने में भी उनका बड़ा किरदार रहा है। आप देख, ये नैब ने अगर इनिशिएटिव लिया है तो यकीनी तौर पर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि असल चीज़ तो यह है कि वो क्या यूएई गवर्नमेंट आपको हैंड ओवर करेगी मलिक रियाज को या नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे जो है लोगों को यूएई गवर्नमेंट ने हवाले किया है। तो मलिक रियाज की हवालगी भी हो सकती है, और अगर ये मलिक रियाज की हवालगी हो गई तो एक बहुत बड़ा जो है धचका होगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो अभी भी जो मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, उनका बहुत क्लोज रिलेशन मलिक रियाज साहब के साथ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 460 अरब रुपए का जो मामला है वो उसके बाद तो उन्होंने वो भी रिकवरी पेंडिंग में पड़ी है। तो मलिक रियाज अगर काबू में आ गए तो फिर तो चीज़ें जो है ना वो किसी और तरफ निकल जाएंगी। वो सिर्फ इमरान खान नहीं होंगे, और भी बहुत लोग होंगे जो इस एक मामला तो ब्रिगेडियर साहब उनकी हवालगी से मुताल्लिक है, और दूसरा ये कि वो प्रोजेक्ट जो वो दुबई में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो वो इनिशिएट कर चुके हैं, और उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि जितने पाकिस्तानी हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर इन्वेस्टमेंट वो करेंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो लोग जिनकी यहाँ से पैसा गलत किया होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा। देखो, मेरे ख्याल में हुकूमत के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग होंगे जिनकी पूरी कोशिश होगी मलिक रियाज पाकिस्तान ना आए, बिकॉज जो थ्रेट की है वो उन बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम भी आ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट पुश्ड, नैब इज नॉट पुश्ड, क्योंकि उनमें से कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो आपके पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और लोग शामिल हैं, पीपीए के, पीपल्स पार्टी के, पीएमएलएन के, वो लोगों में बड़े नाम आएंगे। इसलिए हुकूमत मेरा नहीं ख्याल कि उतनी कोशिश करेगी जितनी करनी चाहिए। यस, नैब पूरी कोशिश करेगा, तो इसलिए वो कोशिश यही होगी ये वहीं पर रहें, और बाकी नाम बचे रहे, बदनामी बची, जिनके खिलाफ वो कह रहे हैं मैं पोल खोल के रख दूंगा, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि कोई फाइल भी नहीं चलती जिसके नीचे पहिए ना लगाई जाए। पहिया मीन चाहे उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी हैं। लेकिन ये बात ये है कि बिल्कुल अगर करना है तो फिर बाकियों को भी करें। आईपीपी की बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़े जो उन्होंने मुल्क को लूटा है वो आईपीपी ने लूटा है। जिस तरीके से ये
खून चूसा गया है, ये जितनी महंगाई हुई की वजह से हुई है। ऑनेस्टली आई वाज थिंकिंग कि ये जो आपके कैनूप है यहाँ कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 1100 और 1100 मेगावाट की बिजली जनरेट कर रहे हैं, 2-2.5 रुपए की यूनिट। आई विश ये सब खत्म करके आईपीपी आप 2 और लगा लें और आपको 4000 मेगावाट अगर बिजली हो रही है और वो कम से कम हो रही है, उससे आप ये देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्ल्ड मार्केट कितनी अब बेहतर होगी, एक्सपोर्ट आपकी कैसे बेहतर होगी, कैसे बेहतर होगी, मुल्क में ऑनली इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा। ये काम है जो हुकूमत ये काम नहीं करती, क्योंकि ये कंसर्न लोग फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं और पाकिस्तान वहीं के वहीं खड़ा। इसार साहब, आपको लगता है कि यूएई गवर्नमेंट हवाले करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मलिक रियाज को? तो चुपचे के जो अपने मुल्क में आई भी इन्वेस्टमेंट वो करने वाले बंदों को पकड़ा देंगे, वो पाकिस्तानी सियासतदान या हुक्मरान है कि वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? या मतलब वो आप देख लें, वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, लेकिन जो इंडिया का स्टेटस वहां पे वो हमारा नहीं है। अब तो वो उनके को खुश करने के लिए मंदिर तक बना रहे हैं। भाई इकोनॉमी मैटर अलॉट, सबसे ज्यादा इकोनॉमी मैटर करती है दुनिया में। ये बंदा उनके वहां पे लाके इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है तो उसे पकड़ा देंगे कि लो जी ऐसी, क्योंकि बहुत पाकिस्तान की मोहब्बत में अंधे हो रहे हैं। हमें रात को ख्वाब में शहबाज शरीफ नजर आते हैं कि भैया हमारा मुजरिम वापस कर दो, तो हम वापस करने के लिए तैयार हैं। अजीब व गरीब किस्म की बातें। और आप यार छोड़ें, आप फरागोगी के भी आपने कर दिए, वो कर दिए, वो क्या नाम है, शहजाद अकबर तो कह रहा था कि मुझे वीडियो लिंक पे ले लें मेरा बयान, क्यों नहीं लिया आपने? दुनिया के अंदर आप पाकिस्तान में वीडियो लिंक पे बयान नहीं रिकॉर्ड हो रहे, क्यों नहीं लिया शहजाद अकबर का बयान वीडियो लिंक के? वो कहता रहा कि लें, इसलिए कि आपको पता था कि वो क्या बोलेगा और आपको पता था कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आप उनके खिलाफ भी शहजाद अकबर और फरागोगी का भी पासपोर्ट मंसूख कर दिया है। कर दें, क्या फर्क है? यहाँ पे वो उस्मान बुजदार बैठा है जिसको आप कहते हैं कि फरागोगी के साथ मिलकर लूटमार की, कितना गिरफ्तार कर लिया उसे आपने? तो घर में बैठा हुआ मौजे कर रहा है, किन्नू खाता है धूप में बैठ के नमक लगा के, उसको तो आप कुछ पूछ नहीं रहे। इसलिए कि ये सिर्फ इमरान खान को फिक्स करने के लिए है और कुछ नहीं है। आपने इमरान खान को सजा देनी है, आप इमरान खान को सजा देंगे, चाहे बाहु को कुछ भी करना पड़े। आप तोशा खाना में सजा देंगे, आप तोशा खाना 2 में सजा देंगे, लेकिन ये जो अभी कैबिनेट डिवीजन ने फहरिस्त पेश की है उसमें आप कोई नहीं पूछेगा कि नवाज शरीफ ने फिर किस चक्कर में और आसफा भुट्टो ने और मरियम साहिबा ने फिर तोशा खाना से तोहफे कैसे ले लिए। भाई वो तो बड़ा मुजरिम है। घड़ियां फिर आप लोगों ने ली है, सोना आपने लिया है। तो क्या समझ नहीं आ रही आपको कि ये इंसाफ का निजाम सिर्फ एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए है, एक शख्स को सजा देने के लिए है। मैं किसी को डिफेंड नहीं करता। ठीक है आदिल साहब, ये जो शिकंजा कसा जा रहा है और नैब भी मुतहर्रिक हो गई है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, ये सिर्फ इसलिए कि इसमें एक शख्स मुलविस था और उसको सजा देने की वजह से ये सारे लोग जो हैं वो बीच में आ गए? देखिए, हर दौर में हर किसी ने अपने किए का हिसाब दिया है। वो कभी नवाज शरीफ के खिलाफ जो है कंधों पे बिठा के लाया गया, बाद में उन्हीं के खिलाफ सारे केसेस बनते रहे। वही सारे केसेस उसी तरीके से अब जो है वो इमरान खान के खिलाफ बन रहे हैं। तो आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर एक फैसिलिटेट तो किया है ना, आप इससे तो डिनाइल नहीं दे सकते ना। आप इससे क्यों जो है वो कर रहे हैं कि आपने चंद कैनाल जो है वो ज़मीन के अवज़, और मलिक रियाज का तो आपको पता है कि वो आजकल फिक्रा कई जगह पर कोट हो रहा है कि इमरान खान बहुत सस्ते में जो है वो मान गया। तो इमरान खान बहुत सस्ते में मान गया तो या महंगे में माना, बात तो यह है कि आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर बददियानती की है, आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर काबीना को जो है वो धोखे में रखा, आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर एक शख्स को जो है वो फ़ायदा पहुँचाया है। तो अब आपने अगर कोई चीज़ किया है, आप उसको बेशक जो मर्जी रंग दे, लेकिन आपने एक गलत काम किया है, उसकी सजा तो मिलेगी। अब इसको पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मामला चलते तो इसी तरह से हैं कि आपके खिलाफ बड़े बड़े केसेस बनते हैं और फिर एक टाइम आता है कि आपको जब रिलीफ मिलता है तो एयरपोर्ट पर जाकर जो है वो अदालती अमला जो है वो अंगूठे लगवाने के लिए पहुंच जाता है। तो अब आज इमरान खान हॉट वाटर में, कल को फिर किसी की बारी आ जाएगी। तो मसला तो सिर्फ यह है कि सियासतदान ही हर दफ़ा जो है वो उसकी गर्दन उसका जो है वो पकड़ी जाती है। वैसे तो इस मुल्क के अंदर सिर्फ सियासतदान नहीं है, और भी बहुत सारे जिम्मेदारान हैं इस हालात के, लेकिन बहरहाल
सियासतदान क्योंकि कमजोर विकेट पे होते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कभी इकतदार में आ नहीं सकते, जितने मर्जी बिल्कुल ऐसी ये सारा खेल जो है वो इकतदार का है, कभी के दिन बड़े होते हैं तो कभी की रातें। और अभी जो शिकंजा है वो किसी के खिलाफ है। कल को हम ये देखेंगे कि वक्त का पहिया बदलेगा और वो साइड जो नीचे है वो हमें ऊपर दिखाई देगी और ऊपर वाली नीचे, और ऐसे ही सियासत जो है वो चलती रहती है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी इमदाद की बंदिश हुई है उस पर दफ्तर खारजा ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका की जानिब से जो इमदादी प्रोग्राम थे वो रोके गए हैं जो पाकिस्तान के लिए थे, इसके साथ साथ कुछ दीगर ममालिक के लिए भी उन्होंने रोके हैं। अब दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल ये आया है कि 90 रोज़ के लिए ये प्रोग्राम रोके गए हैं और जायज़े के लिए ये प्रोग्राम रोक दिए गए हैं। आदिल साहब, सवाल ये है कि एक तरफ इमदादी प्रोग्राम्स को रोका गया है, चाहे वो जायज़े के लिए हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरमायाकारों का वक्त पाकिस्तान आया हुआ है। कहा जा रहा है कि वजारत खारजा इनको हैंडल नहीं कर रहा। सरमायाकारों और बिज़नेस कम्युनिटी का जो दौरा है ये मामूल के दौरों से इक्विलेंट है। कल हमने देखा था, इस पर हमने डिस्कशन भी की थी कि जो उनके सरबराह ने गुफ्तगू की है पाकिस्तान के हवाले से, फिर उन्होंने रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से जो गुफ्तगू की थी, तो किस तरह से ओवरऑल आप देख रहे हैं इसको? देखें, जो ट्रंप है उनको बहुत सारे जो उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, उनको इंटरनल जो अमेरिका के अंदर काफ़ी उसके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ामत देखने में आ रही है। कल भी एक अदालती फ़ैसले के तहत उनको रोक दिया गया, उनका एक एग्जेक्टिव ऑर्डर। तो ये जो इमदाद रोकी गई है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, कोई 150 से ज़ायद ममालिक हैं और पाकिस्तान पूरे रीजन के अंदर इंडिया समेत सारे मुल्कों को जो है वो मुख्तलिफ जो USAID है और जो दिगर इदारे हैं उनके ज़रिए जो है यहाँ पर मुख्तलिफ मनसूबों में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। तो इससे 90 डेज़ तक हो सकता है कि उसके बाद दोबारा बहाल हो। माजी में भी हमने देखा, जब ट्रंप पहले भी आए थे तब भी इस किस्म के मामला हुए थे। एक दफ़ा फिर ट्रंप ने जो अपने वोटर को दिखाने के लिए जो उन्होंने वादा किया था, वो एक जिसे कहते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर उन्होंने ये सारा कुछ किया है और आने वाले दिनों में ये चीज़ें उसी तरह से बहाल हो जाएंगी। जहाँ तक ये अमरीकी सरमायाकार की पाकिस्तान आमद है, उसको यकीनी तौर पर यहाँ पर पजीराई तो मिली है, हुकूमती सतह पर काफ़ी उसको जो है हाईलाइट किया गया है कि शायद बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अब देखना तो ये है कि वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। वो भी यहाँ पर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में काम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मेरी जब कल कुछ लोगों जो मुलाकात में शामिल थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो इससे ये उनका दूसरा दौरा है इस एक महीने के अंदर। वो इससे पहले भी चक्कर लगा के गए थे, फिर वो दोबारा आए हैं और आने वाले दिनों के में जो है उनका एक और विजिट होगा, जिसके बाद देखते हैं कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं और कितना सीरियस है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो 90 रोज़ के लिए इमदादी प्रोग्राम जायजे के लिए रोके गए हैं, आपको लगता है कि ऑप्शन ये भी है कि बंद भी हो सकते हैं ये? नहीं, आई थिंक बेसिकली उनका मतलब ये है कि ये बाइडेन से जो प्रोग्राम दिए हुए थे, नाउ ही वांट टू सी कि वो ये देखना चाहते हैं कि इसमें अमेरिका का क्या बेनिफिट है। ही हैज सेड USA फर्स्ट, उनकी प्रायोरिटी ये है कि वहाँ के अवाम को। उन्होंने WHO में देखें सारी फंडिंग रोक दी है, यूरोपियन यूनियन पूरी शोर मचा रहे हैं। एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टिंग वे नहीं डोंट, बिकॉज दे आर कंपनी वो देते हैं WHO को। लाइकवाइज ये 90 डेज के बाद आई एम श्योर ये इमीडिएटली ओपन हो जाए, बल्कि हो सकता है इससे पहले ही फाइनलाइज कर लें। ही वांट टू शो समथिंग, जी देखिए मैंने इतनी एड दे रहे थे, हमने इतनी कम कर, और जिनको आने से दी जाती थी उनकी कम की जाएगी। लेकिन ट्रेड जो मिशन आया हुआ है उसका बिल्कुल फर्क है। दे वांट टू इन्वेस्ट, और चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या US के साथ पार्टनरशिप हो, दैट इज वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव स्टेप। इसको जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि हम इसमें खास तौर पे हाउसिंग में जाना चाहते हैं, ऑयल एंड गैस जाना चाहते हैं, ये वर वेरी पॉजिटिव कि पाकिस्तान नहीं, हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। कि एडवाइस बातें की थी, उन्होंने कहा शायद उनको सर गलत ट्वीट किया गया था। आदिल साहब, अमेरिका पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, आपको लगता है कि बहाल होने जा रहे हैं, गलत फहमियाँ दूर हो रही हैं और बेहतरी होगी ट्रम्प दौर में? देखिए, ये अब ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको देखना होगा कि वो क्या पॉलिसी जो जनूबी एशिया के हवाले से पॉलिसी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चाइना के हवाले से तो उनकी एक माजी में भी एक पॉलिसी थी और अब भी जो है पॉलिसी है। इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं। जिन चंद
हुक्मरानों ने ट्रंप से बातचीत की है, उनमें मोदी भी शामिल हैं। तो अगर इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हैं, उसके बावजूद ठीक है इसार साहब, आप क्या कहेंगे? पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं ट्रंप दौर में? इसार साहब जी, मुझे सॉरी, वो ये हमारी जो शार्क मछली है ना, ये अक्सर हमारा नेट को ना छेड़ती रहती है। जी सर, लास्ट कमेंट्स दीजिएगा, बिल्कुल अब लास्ट मोमेंट्स रह गए हैं प्रोग्राम के। सवाल ये है कि ये जो हम बस तो ठीक है, मैं तो 2 जुमले कहूंगा कि अगर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो रुक रहे हैं तो काजी साहब को ले जाए, काजी फायजी साहब को, उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अमेरिकी सफारत खाने की कल की वजाहत के बाद कि ये जो बंदे हैं इनका कोई सरकारी ताल्लुक नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पिछले 24 घंटे में नजर नहीं आ रहे। वो तो वजीर आजम से भी मिले थे, सबसे भी मिले थे, और उन्होंने तो मुझे लगता है कोई छोड़ो कारपोरेशन के सीईओ हैं कि हम 1 महीने में 30 मंजिला इमारत बना देंगे, लेकिन उनके प्रोफाइल पे कोई मैंने देखा कोई इमारत चले आने वाला वक्त बताएगा कि कितने उनके जो वादे हैं और कितने दावे हैं जो वो हकीकत का रूप धारेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।